सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रवेश और क्लासेस। इससे पहले क्लास में हमने चैप्टर 2 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ टर्म्स क्लियर किए थे। रिमेनिंग टर्म्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं। सो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे ब्लैक बोर्ड की तरफ। सो सबसे पहला हमारा आज का टर्म है क्रेडिटर। सो क्रेडिटर क्या होता है? अब इसको ना समझने के लिए ये जो डेफिनेशन लिखी है इस पे बाद पे आएंगे। हम पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली क्रेडिटर किस व्यक्ति को कहते हैं, कौन से लोग क्रेडिटर कहलाते हैं। ठीक है। सो क्रेडिटर को समझने के लिए लेट्स सपोज एक बिजनेस है। ठीक है, एक ये बिजनेस है, मैंने बिजनेस बनाया। ठीक है, और बिजनेस है और यहां पे एक बंदा है। ठीक है, लेट्स सपोज यहां पे एक बंदा है सोहन। ठीक है, सो हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने ना सोहन से ना एक दफा गुड्स परचेज किया है। किस पे? क्रेडिट पे। लेट्स सपोज आपने गुड्स परचेज किया है। ठीक है, गुड्स परचेज ₹70,000। लेट्स सपोज आपने, आपका बिजनेस है, आपने सोहन एक व्यक्ति है जिससे गुड्स परचेज किया है 70,000 का क्रेडिट पे। सो आपने अगर इससे गुड्स परचेज किया है तो बाद में आप इसको क्या पैसा दोगे ना, इसको पैसा आप पे करोगे ना, क्योंकि आपने ₹70,000 का गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट। और लेट्स सपोज आपने प्रॉमिस किया कि मैं 3 महीने बाद आपका पैसा वापस कर दूंगा। सो हमने देखा कि एक बिजनेस है और एक व्यक्ति है सोहन। तो बिजनेस ने सोहन से गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे 3 महीने के लिए ₹70,000। तो फ्यूचर में बिजनेस को सोहन को पैसा देना पड़ेगा। फ्यूचर में बिजनेस ने सोहन को पैसा देना है। सो यहां पे जो सोहन है ना, ये हमारा कहलाएगा क्रेडिटर। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा क्रेडिटर। ठीक है, ये हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक है, क्रेडिटर। अब देखो क्रेडिटर कब अराइज होता है? क्रेडिटर कब अराइज होगा? क्रेडिटर अराइज होता है क्रेडिट सेल की वजह से। क्रेडिटर कब अराइज होता है? क्रेडिट सेल की वजह से। कि जब आप उधार पे, सॉरी यहां पे क्रेडिट सेल लिख रहा हूं, मुझे यहां पे क्रेडिट परचेज लिखना पड़ेगा। यहां पे आपका क्रेडिटर कैसे अराइज होता है? क्रेडिट परचेज से। क्रेडिट परचेज मतलब जब आप किसी से सामान उधार पे खरीदते हो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज आपने किया है तो जो व्यक्ति से आपने खरीदा है सामान उसको फ्यूचर में उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। सो अगर पैसा आपको वापस करना है तो वो व्यक्ति आपके लिए क्रेडिटर कहलाएगा। फिर क्रेडिटर होते कौन से हैं? क्रेडिटर ना लायबिलिटी के अंदर आता है। क्यों? हमने कल ही देखा था लायबिलिटी मतलब सर का बोझ, कि एक ऐसी चीज जिसके अगेंस्ट पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर को फ्यूचर में हमें पैसा पे करना है और ये ऐसा पैसा होता है ना, देख सकते हो आप, 3 महीने के अंदर करना है। तो अगर किसी व्यक्ति को उसका पेमेंट करना है बिजनेस को, वो भी 1 साल के अंदर, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका करंट लायबिलिटी के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा? करंट लायबिलिटी के अंदर वो आपका आ जाएगा। सो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। सो क्रेडिटर, क्रेडिटर इज द पर्सन whom पेमेंट हैव टू मेक इन फ्यूचर। क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति होता है, पर्सन whom पेमेंट हैव टू बी मेक इन फ्यूचर। फ्यूचर में उसे पैसा देना है, सो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। सो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको आपको फ्यूचर में पैसा देना है वो भी 1 साल के अंदर, वो क्रेडिटर कहलाएगा। लेकिन ये मेनली अराइज किससे हो रहा है?
क्रेडिट सेल से। किससे अराइज हो रहा है? क्रेडिट सेल से, राइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट टर्म है डेटर। नेक्स्ट टर्म है हमारा डेटर। इसको भी समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं एग्जाम्पल, फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे कि बेसिकली डेटर है क्या। हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि ये हमारा एक बिजनेस है, ये मैंने बिजनेस बना दिया, ठीक है। अब बिजनेस ने ना यहां पे गुड्स सोल्ड किया है, यहां पे उसने क्या किया है, इस बार गुड्स यहां पे उसने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है। लेट सपोज ₹50,000, 50,000 रुपए का उसने क्या किया है, गुड्स सेल आउट किया है। किसको? मान लो हमारे सर को, प्रवेश सर को। किसको बिजनेस ने गुड्स सेल आउट किया है? प्रवेश सर को, ठीक है। सो यहां पे एक बिजनेस है, बिजनेस ने गुड्स सेल किया, हम बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। सो यहां पे बिजनेस ने प्रवेश सर को क्या, गुड्स सेल किया ₹50,000, और वो भी किस पे किया, क्रेडिट पे। सो अगर क्रेडिट पे बिजनेस सेल कर रहा है तो प्रवेश सर से पैसा लेना होगा। सो जब भी हम ड्यू डेट लेंगे ना, सो यहां पे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा गया फॉर 2 मंथ। बिजनेस ने प्रवेश सर को गुड्स बेचा ऑन क्रेडिट, उधार पे फॉर 2 मंथ ₹50,000। सो बिजनेस के लिए ना ये प्रवेश सर जो है ये क्या कहलाएंगे, डेटर। डेटर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिससे फ्यूचर में पैसा रिसीव करना है। अब ये डेटर अराइज क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ यहां पे क्रेडिट सेल, कि आपने किसी को गुड्स बेचा और वो भी उधार पे, सो फ्यूचर में आपको उससे पैसा रिसीव करना पड़ेगा। सो यहां पे प्रवेश सर क्या बन जाएंगे, डेटर, ठीक है। और डेटर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिससे फ्यूचर में पैसा रिसीव करना है। सो ये किसके अंदर आ जाएगा, एसेट्स। एसेट्स मींस ऐसी कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट आपको पैसा रिसीव करना है, राइट। सो हम यहां पे क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा एसेट्स, ठीक है। और एसेट्स के अंदर भी ये पैसा आपको 2 महीने मतलब 1 साल के अंदर ही अंदर मिल जा रहा है। सो हम इसको और क्लासिफाई करेंगे तो बोलेंगे कि ये हमारा करंट एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स। एक ऐसा एसेट्स जिसके अगेंस्ट बेनिफिट रिसीव होगा 1 साल के अंदर, उसे बोलेंगे करंट एसेट्स। और ये किस फॉर्म में है, डेटर के फॉर्म में। सो अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेटर क्या है, डेटर इज द पर्सन, डेटर एक ऐसा व्यक्ति है फ्रॉम whom बिजनेस हैव टू रिसीव मनी इन फ्यूचर, जिससे बिजनेस को फ्यूचर में पैसा रिसीव करना है। सो डेटर एक ऐसा व्यक्ति जिससे फ्यूचर में पैसा रिसीव करना है, और ये अराइज क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल। अगर बिजनेस ने किसी को सामान उधार पे बेचा तो फ्यूचर में उससे पैसा बिजनेस को रिसीव होगा, उससे पैसा बिजनेस को रिसीव होगा। और अगर आप फ्यूचर में किसी से पैसा रिसीव करोगे सो वो व्यक्ति आपके लिए डेटर कहलाएगा, एक तरीके से एसेट्स। एसेट्स के अंदर भी करंट एसेट्स, राइट। सो आई होप ये आपको टर्म क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, गुड्स। अब ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल डेफिनेशन जो मैंने लिखा है यहां पे, ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल डेफिनेशन है। जो हमारा गुड्स होता है ना, गुड्स को आप जब बुक में देखोगे ना तो ऐसी लैंग्वेज लिखी रहेगी जिसको आपको देख के समझ ही नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। यहां पे जो लिखा है ना, इतने अच्छे से समझ आएगा आपको कि आप कहोगे कि वाकई विदाउट बुक डेफिनेशन हमें पूरा समझ आ गया कि गुड्स है क्या एक्चुअली। सो यहां पे लिखा है गुड्स, गुड्स सिंपली मींस एनीथिंग, कोई भी चीज, फर्क नहीं पड़ता, एनीथिंग इन विच बिजनेस डील्स या एक्सचेंज। डील्स का मतलब होता है लेन देन।
ऐसी कोई भी चीज जिसमें बिजनेस डील करता है उसे बोलते हैं गुड्स। लाइक आपका फर्नीचर का शोरूम है तो आपके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा? गुड्स। कोई कोई आंख बंद करके बोलता है कि फर्नीचर एसेट्स है, नहीं। आपको अगर एसेट्स और गुड्स के अंदर डेफिनेशन एक तरीके से क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका स्लाइड मैंने बना रखा है। सो अभी आप सिर्फ ये समझो, गुड्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर बिजनेस डील करता है। फर्नीचर शोरूम वाले के लिए फर्नीचर क्या है? गुड्स, क्योंकि उसका काम ही है फर्नीचर खरीदा और उसे हायर प्रॉफिट में बेच दिया। सो गुड्स मीन्स एनीथिंग इन विच बिजनेस डील। और गुड्स हम खरीदते क्यों हैं? फॉर रीसेल पर्पस। किसके लिए खरीदते हैं? क्योंकि हमने खरीदा ही है रीसेल करने के लिए। किसके लिए खरीदा है? रीसेल के लिए। सो यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर रीसेल पर्पस। रीसेल पर्पस। आप इसको खरीदते क्यों हो? कि आप इसको रीसेल कर पाओ। रीसेल, जाहिर सी बात है, आप खरीदते हो एक दाम पे और उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके आप बेच देते हो, जिससे आप प्रॉफिट कमाते हो। सो गुड्स सिंपली मींस एनीथिंग इन विच बिजनेस डील्स। फिर आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब हम सोचते हैं पैसे का आना। आप बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन आप आधा अधूरा सोच रहे हो। रिसिप्ट का मतलब होता है द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब यहां पे क्या लिखा है? रिसीव्ड। आपको अगर पैसा मिल गया, द अमाउंट रिसीव्ड, आपको पैसा मिल गया या पैसा मिलने वाला है। रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है, अभी तक नहीं मिला, मिलने वाला है। आफ्टर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आपका जो गुड्स है, आप जिसमें डीलिंग करते हो, अगर आप उसको सेल करते हो या आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, लाइक प्रवेश सर क्लासेस क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज, क्योंकि ये एक एजुकेशन है और एजुकेशन में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुड्स प्रोवाइड करती है। या ऐसी चीज बिजनेसेस लाइक आप जनरल स्टोर ले लो, वो आपको गुड्स प्रोवाइड करती है। लेकिन हम यहां पे क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड सर्विसेज, राइट। तो रिसिप्ट का मतलब पैसा मिल गया, द अमाउंट रिसीव्ड, या पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल, आफ्टर सेलिंग गुड्स, गुड्स को बेच के या सर्विसेज को प्रोवाइड करके। सो रिसिप्ट का भी डेफिनेशन काफी सिंपल एंड क्लियर आपको हो गया होगा। रिसिप्ट मींस द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज सिंपली कॉल्ड रिसिप्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, कि डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड गुड्स। आज से ना आपके दिमाग में बड़े अच्छे से ये दोनों टर्म क्लियर हो जाएंगे कि यार किसको एसेट्स बोले और किसको गुड्स बोले। आपको किसी भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है कि इसको ये तो एसेट्स ही एसेट्स है, ये गुड्स ही गुड्स है। नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको समझना है, और जब आप समझ जाओगे तो खुद बायफिकेट कर सकते हो कि कौन सा एसेट्स है और कौन सी एक तरीके से गुड्स है। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड गुड्स, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं बिजनेसेस के। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है बिजनेसेस के। ठीक है, सो एसेट्स एंड गुड्स देखते हैं। एक बिजनेस फर्नीचर शोरूम। अब देखो, आप मान लो आपका ही दुकान है फर्नीचर शोरूम का, तो फर्नीचर शोरूम में होता क्या होगा? आपके पास बेड होगा, सोफा होगा, अलमीरा होगा, टेबल होगा, चेयर होगा, सारी वुडन होगी। सो हम फर्नीचर इन्हें बोलते हैं। तो अगर आप फर्नीचर शोरूम रन करते हो, आप फर्नीचर के डीलर हो, सो आप करते क्या हो? या तो लकड़ी खरीद के फर्नीचर बनवाते हो, या बना बनाया फर्नीचर खरीद के आप उसको मार्केट में सेल करते हो एट अ हायर प्रॉफिट। मतलब आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करके उसे मार्केट में सेल करते हो। तो आपके लिए फर्नीचर क्या बन जाएगा? आपके लिए फर्नीचर बन जाएगा गुड्स, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था गुड्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर बिजनेस डील करता है उसे हम सिंपली क्या बोलते हैं?
गुड्स। सो यहां पे फर्नीचर क्या हो जाएगा, गुड्स। सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि गुड्स कहते किसे हैं, जिसमें बिजनेस डील करता है उसे हम सिंपली गुड्स कहते हैं। सो ये आपका फर्नीचर क्या हो जाएगा, गुड्स। और फर्नीचर शोरूम में मान लो कोई मशीनरी है, मशीनरी इन द सेंस कि मान लो कि आप फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हो, तो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन्स लगती है, ठीक है। सो आपके अगर दुकान में, आपके अगर फैक्ट्री में मशीनरी है, वो मशीनरी आपके लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स। क्यों एसेट्स कहलाएगा, क्योंकि एसेट्स मतलब इस मशीनरी से हमें बेनिफिट लेना है, इसे हमने खरीदा है बेचने के लिए नहीं, इससे बेनिफिट लेना है और इससे फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है। सो ये हमारा बन जाएगा एसेट्स। मोबाइल डीलर, आप मोबाइल खरीदने जाते हो, सो मोबाइल डीलर करता क्या है, वो मोबाइल्स खरीदता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से और फिर उसे सेल आउट करता है एट अ प्रॉफिट। तो मोबाइल डीलर के लिए मोबाइल क्या हो जाएगा, गुड्स, क्योंकि उसका काम ही है मोबाइल खरीदना और उसको या तो क्रेडिट पे बेचना, मींस उधार पे बेचना, या तो उसे कैश में बेचना, पैसे तुरंत कैश मिलता है ना, पैसे में बेचना। सो मोबाइल डीलर के लिए मोबाइल क्या हो जाएगा, गुड्स, क्योंकि गुड्स का मतलब एनीथिंग इन विच बिजनेस डील इज सिंपली कॉल्ड गुड्स, ठीक है। मोबाइल डीलर के लिए लैंड, अगर मोबाइल डीलर के पास कोई लैंड है, ठीक है, जिसमें उसने बिल्डिंग बनाई है, उसके लिए वो लैंड क्या हो जाएगा, एसेट्स, क्योंकि वो उसे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ये लैंड रीसेल के लिए नहीं है और इससे वो बेनिफिट कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि अगर वो कहीं और रहता तो उसे रेंट पे करना पड़ता, क्योंकि खुद लैंड खरीद के उस पर बिल्डिंग बना के रह रहा है तो उसे रेंट पे नहीं करना पड़ रहा है। प्रॉपर्टी डीलर, अब आते हैं प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर के लिए गुड्स क्या है, प्रॉपर्टी डीलर का काम ही होता है कि वो लैंड सस्ते दामों पे खरीदता है और या तो उस लैंड को ही महंगे दाम पे बेच देता है, या सबसे पहले वो लैंड खरीदता है, उस पे पांच माले या 6 माले की बिल्डिंग बनाता है और फिर उसे वो सेल आउट करता है। सो प्रॉपर्टी डीलर के लिए ना लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स है। अब ये क्या कह रहा हूं, ऑफ कोर्स ये अलग है, क्योंकि आप समझ रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग, यस गुड्स है इस केस में। क्यों, क्योंकि आपका बिजनेस का डील किस में करते हो, आपकी बिजनेस डील किस में करता है, लैंड एंड बिल्डिंग में। आपका काम ही है लैंड खरीदना, उस पे बिल्डिंग बनाना, फिर बेचना। सो आपके लिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, गुड्स, क्योंकि आप खरीदते हो बेचने के लिए, रखने के लिए नहीं। लेकिन उसी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में अगर एक लैपटॉप है जिससे वो सारी डीलिंग करता है, तो अगर वो लैपटॉप है तो लैपटॉप उसके लिए क्या है, एसेट्स, क्योंकि वो लैपटॉप बिजनेस में यूज करेगा और वो लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए रख रहा है और उसे उसे सेल नहीं करना। सो लैपटॉप प्रॉपर्टी डीलर के लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स, ठीक है। अब सेम चीज ये हमने रीसेल पर्पस के लिए नहीं रखा है, सो नॉट फॉर रीसेल, और यहां पे इसका पर्पस ही है कि हमें इसे बेच के प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए तो इसे हम गुड्स बोल रहे हो। सो आई होप ये आपको टर्म्स डिफरेंस जो है एसेट्स और गुड्स के बीच क्लियर होगा। सो आज से आपसे कोई भी पूछे कि बताओ एसेट्स और गुड्स क्या है, या किसी चीज को बोल देगा बताओ लैपटॉप क्या है, एसेट्स है या गुड्स है, तो सबसे पहले आपको उससे पूछना है कि भाई आपका बिजनेस कौन सा है। अगर उसका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक का है तो उसके लिए लैपटॉप गुड्स है। समझ में आ रही है ना, तो सबसे पहले आपको बिजनेस पूछना है, आपका बिजनेस कौन सा है, फिर आपको बताना है कि ये गुड्स है या एसेट्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कैपिटल रिसिप्ट, जो हमने अभी रिसिप्ट पढ़ा था उसी के अंदर दो चीजें क्लासिफाई हो रही है, और वो जो हमने डिफरेंस पढ़ा था ना गुड्स और एसेट्स के बीच, उसी दो चीजों से ये बना है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स को ना कभी कभी कैपिटल इनकम भी बोलते हैं, तो आप ये बात ध्यान रखो कि जब कभी भी आपसे बोला जाएगा कैपिटल रिसिप्ट, सो कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम इज अ सेम थिंग, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है। कैपिटल रिसिप्ट, द मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल,
या तो आपको पैसा मिल गया या तो आपको पैसा मिलने वाला है आफ्टर सेलिंग एसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट्स को बेच के या तो आपको पैसा मिल गया या पैसा मिलने वाला है, वो आपके लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है एसेट से, यहां पे कि आपको अगर एसेट से कुछ फायदा हो रहा है तो आप उसे कैपिटल इनकम बोलो या कैपिटल रिसिप्ट बोलो। हमने यहां पे देखा था एसेट्स से कुछ, ठीक है, एसेट्स, ठीक है, और इस एसेट्स को हमने क्या करा? सोल्ड किया, और सोल्ड करके जो हमें मनी रिसीव हुआ ना, इसको बेच के जो हमें मनी रिसीव हुआ ना, मनी रिसीव हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल कैपिटल रिसिप्ट। इसे या तो आप कैपिटल रिसिप्ट बोलो या तो आप इसे कैपिटल इनकम। सो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू मतलब आम, रेवेन्यू मतलब आपके बिजनेस से ये अमूमन होता रहता है फायदा। सो रेवेन्यू रिसिप्ट किस तरीके से होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट को रेवेन्यू इनकम भी बोलते हैं। रिसिप्ट का मतलब इनकम, पैसे का आना। सो रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम, इसे, इसकी डेफिनेशन क्या है? द मनी रिसीव्ड, या तो आपको पैसा मिल गया या आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है, आफ्टर सेलिंग गुड्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुड्स को बेच के ना जो आपको पैसा मिल गया या मिलने वाला है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। यहां पे हमने देखा था कि आपके पास गुड्स था, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट गुड्स थे। उस गुड्स को अगर आपने सोल्ड किया, और सोल्ड मींस बेचकर उससे कुछ पैसा मिला ना, उससे अगर कोई पैसा मिला, तो उस पैसा मिलने को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, या आप इसको रेवेन्यू इनकम भी बोल सकते हो। इट इज अप टू यू। सो ये दो टर्म थी सिमिलर, क्योंकि ये रिसिप्ट्स में से ही क्लासीफाई हुई है। सो रिसिप्ट हमने सबसे पहले देखा, फिर रिसिप्ट के दो टाइप हो गए, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब सबसे लास्ट पे चलते हैं, रेवेन्यू। सो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूं, आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। रेवेन्यू को मैं एक शब्द में बोल सकता हूं, एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसपे आप अपना गुड्स बेचते हो। सो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? whatever the amount received from sale of goods or rendering of service is known as revenue। आपको कुछ भी पैसा रिसीव हुआ ना, कितना भी, सेल ऑफ गुड्स से whatever the amount, आपको कुछ भी पैसा रिसीव हुआ फ्रॉम सेल ऑफ, किससे? गुड्स से, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से, इसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। मींस अगर, जैसे मैं प्रवेश सर क्लासेस में पढ़ाता हूं, सो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, मींस मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। और अगर किसी का दुकान है, सो वो क्या प्रोवाइड करेगा? गुड्स। मोबाइल डीलर, प्रॉपर्टी डीलर, या आपका जनरल स्टोर वाला, वो सारे क्या प्रोवाइड करते हैं? गुड्स। सो रेवेन्यू का मतलब वॉट एवर द अमाउंट रिसीव, कुछ भी पैसा जो आपको रिसीव होता है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेच के या अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके। या तो आपका सेक्टर गुड्स से रिलेटेड होगा या सर्विस से रिलेटेड होगा, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट डज नॉट टेल, ये नहीं बताता, इट डज नॉट टेल वेदर प्रॉफिट अर्न्ड, या तो प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ है। कि आपने बस गुड्स बेचा और आपको जितना भी पैसा रिसीव हुआ ना बेचने के बाद, उसे आप सिंपली रेवेन्यू कहोगे। ये नहीं बता पाता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और एट लास्ट, मनी रिसीव्ड कैन बी कॉल्ड रेवेन्यू। आपको जो पैसा रिसीव हुआ है उसे रेवेन्यू तभी बोल सकते हैं व्हेन इट अराइज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब मेन एक्टिविटी, जो आपकी मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी। और आपकी मेन एक्टिविटी क्या है?
अपने गुड्स को बेच के जो पैसा आया, गुड्स को सेल करके जो आपके पास मनी रिसीव हुआ ना, उसे ही हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। लेट सपोज आपका एक फर्नीचर का शोरूम है, सो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है, और फर्नीचर को बेच के जो भी पैसा रिसीव होता है आप उसे क्या बोलोगे कि ये पैसा अराइज हुआ है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपका मेन काम ही क्या है, फर्नीचर को बेचना। सो मेन एक्टिविटी गुड्स को बेसिकली सेल करके जो पैसा आता है सिर्फ और सिर्फ उसे ही रेवेन्यू बोला जाता है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। लेट सपोज यहां पे गुड्स है, ठीक है। अब इस गुड्स का ना हम दो केसेस लेते हैं कि इस गुड्स का कॉस्ट प्राइस है, इस गुड्स का कॉस्ट प्राइस है लेट सपोज ₹60,000, ठीक है, और इस गुड्स का सेलिंग प्राइस जितने पे बेचा गया है ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और यहां पे मैं सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं जितने में बेचा गया। अब इसके लिए ना हम तीन डिफरेंट केसेस लेते हैं। पहले केस में लेट सपोज ₹40,000 का सेल आउट हुआ, दूसरे केस में ₹60,000 का सेल आउट हुआ, और तीसरे केस में ₹80,000 का सेल आउट हुआ, ठीक है। यही 60,000 रुपए का गुड्स। तो अगर 60,000 रुपए का गुड्स जो पहला केस है, अगर आपने इसको 40,000 में बेचा है ना, 40,000 में आपने अगर इसको 40,000 में बेचा है तो 40,000 आपके लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। दूसरा केस अगर इसको आपने 60,000 में बेचा है ना तो 60,000 सिंपली आपका रेवेन्यू कहलाएगा। तीसरा केस अगर आपने इसको 80,000 में बेचा है ना तो 80,000 भी आपका रेवेन्यू कहलाएगा। तो रेवेन्यू का मतलब जो भी पैसा गुड्स को सेल करके मिलता है उसे रेवेन्यू बोलते हैं। आप सिर्फ 80,000, 60,000 और 40,000 देख के ये नहीं बता सकते कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसके लिए आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, किससे, कॉस्ट प्राइस से। सो पहले केस में लॉस हो रहा है, दूसरे केस में ना ही तो लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, और तीसरे केस में प्रॉफिट हो रहा है। इन तीनों केसेस में 40,000, 60,000, 80,000 रेवेन्यू है। सो आई होप आज का ये पूरा छोटा सा टॉपिक था, आज हमने 4-5 ही टर्म्स कवर किए हैं, आपको समझ आया होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।